देखिए, जो राज्यसभा का कल नॉमिनेशन था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने और पार्टी लीडरशिप ने, आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का जो फैसला होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे दूसरे दलों की भी बात करें, इसको पार्टी हाईकमान तय करता है। उसी तरह इस बार भी ये सब पार्टी हाईकमान ने तय किया। और एक बात ज़रूर हुई कि जिस प्रकार इस बार एक आम कार्यकर्ता को, खास तौर पे हमारे जो कांगड़ा के अनुराग शर्मा जी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कांगड़ा जिला के, उनको इस बार पार्टी हाईकमान ने मौका दिया। हम उनको बधाई देते हैं और हमें इस बात की खुशी भी है सबको। कल भी मैं देख रहा था जो माहौल है चारों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कि एक आम आदमी को राज्यसभा तक जा सकता है कार्यकर्ता, ये राहुल गांधी जी ऐसा फैसला कर सकते थे। मैं उनको भी मुबारक देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। और एक मैसेज मुझे लगता है इसके साथ और भी था, जो राहुल गांधी जी ने काम शुरू किया है कि जिला अध्यक्षों को आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार पूरे देश के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज को और अध्यक्षों को नियुक्त किया गया। और एक मैसेज था राहुल गांधी जी का कि अब कांग्रेस पार्टी एक संगठन को मजबूत के तौर पे संगठन बनाने का प्रयास कर रही है। और इसमें एक चीज सामने आई थी कि जिला अध्यक्षों को और मजबूत किया जाएगा, उनकी ताकत बढ़ाई जाएगी। कहने का मतलब था कि संगठन मजबूत किया जाएगा। उस कड़ी में भी मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश गया कि एक आज एक जिला का अध्यक्ष राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। तो ये हिमाचल तक नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज गया है कि कभी भी कोई भी कार्यकर्ता अगर ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, काम करता रहेगा, तो कभी भी वो किसी भी पोस्ट तक आगे पहुंच सकते हैं। तो मैं समझता हूं उस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। और ये बिना विरोध के अनअपोज्ड इनको जो है मौका मिला है, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। आपको याद होगा कि 2 वर्ष पहले जिस प्रकार की परिस्थितियां राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान हिमाचल प्रदेश में बनी थी और नंबर ना होने के बावजूद भाजपा ने कैंडिडेट दिया, और जिस तरह का धन बल मिसयूज पावर सब कुछ हुआ, और कुछ लोग हमारे परिवार के भी ऐसे थे जिन्होंने उसमें शामिल हुए। 6 लोग कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, 3 लोग ऐसे विधायक थे जो उस वक्त इंडिपेंडेंट थे, लेकिन उनका समर्थन जो था वो सरकार के साथ था। वो सब कुछ हुआ, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि किस प्रकार मिसयूज ऑफ पावर किया गया, भारत सरकार द्वारा आप कह सकते हैं, भाजपा द्वारा आप कह सकते हैं। और उसके बाद आज का जो ये इलेक्शन रहा, हमारी ये परंपरा रही है कि लोकतंत्र में जिसके पास नंबर है, हिमाचल में पहले भी ऐसा होता रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि बड़ा आदमी आएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, खरीदो-फोकत करेगा। ऐसी और जगह ऐसी घटनाएँ होती रही। लेकिन ये अच्छा रहा कि नंबर के हिसाब से भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। मुझे लगता है कि अगर वो इस बार प्रयास भी करते हैं, तो उनको इसमें जो है सफलता बिल्कुल नहीं मिलनी थी। तो इसलिए ये जो है एक आराम से ये जो है, ये इलेक्शन निकल गया और हमारी जो हिमाचल की एक पुरानी परंपरा थी, उसको हम सब ने जो है कायम रखा। तो आपने जैसा ज़िक्र किया कि डिज़ास्टर एक्ट कल ख़त्म कर दिया गया है। अब स्थिति सामान्य है और निश्चित तौर पे सरकार इसी वजह से जो है चुनाव को लेके ये चाह रही थी कि पहले जहाँ पर डिज़ास्टर एक्ट लगा है, डिप्टी कमिश्नर, सरकार, पूरा जो मशीनरी था उसमें इन्वॉल्व था। अब हमारे को 30 मई तक जो है चुनाव की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है और स्वाभाविक तौर पे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नई पंचायतें बनी हैं, डिलिमिटेशन का कार्य चल रहा है और लिस्ट जो है फाइनलाइज़ हो चुकी है। तो ये पूरे तय सीमा के अनुसार जो हमने सीमा तय की है कि मई के अंदर जो है चुनाव पंचायतों के पूरे कंप्लीट कर दिए जाएँगे। आपको लगता है सर कि जिस तरह से चुनाव ये सवाल ये है कि जो हमारी सरकार ने 3 साल के अंदर प्रयास किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल के जो बजट पेश किए हैं, उसमें एक चीज़ साफ तौर पे दिखती है कि जो नीतियाँ साफ और स्पष्ट दिखती हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स आने दिख रहे हैं। और जैसा मैंने ज़िक्र किया कि जो हमारे बड़े फैसले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या आप समझें कि जो हमारी पॉलिसी है कि हम देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जो दूध के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला है। दूध के प्राइस बढ़े हैं, लोगों को इसका
गाँव के अंदर दूध पैदा करने वाले जो हमारे किसान बागवान लोग हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह जो स्पोर्ट्स प्राइस दे रहे हैं मक्का की, गेहूँ की या हल्दी की बात करें, तो रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मतलब है कि गाँव के अंदर रह के लोग अपनी आजीविका कमा सकें और उस आजीविका के लिए वो माइग्रेट ना करना पड़े। ये मुख्यमंत्री जी की सोच थी। मुझे लगता है उसमें काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं और आने वाले इस वर्ष बजट में भी मैं समझता हूँ कि उसकी एक झलक और दिखेगी कि किस प्रकार हम बेरोज़गार साथियों के लिए काम कर रहे हैं, कि रोज़गार के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी बात थी कि जो हमको जब सत्ता मिली, तो आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी नहीं थी, कर्ज़ों का बोझ था, सरकारी कर्मचारियों की देनदारी थी। उन सब होने के बावजूद एक आगे बढ़े हैं और उसमें भी सुधार हुआ है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और बहुत सारे ऐसे फैसले किए गए हैं जो हिमाचल प्रदेश के हकों से जुड़े हुए थे। आम जनता का हक था, चाहे वो पानी के अधिकारों की लेके बात करें, पावर प्रोजेक्ट्स में बात करें या आप और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नीतियाँ बना के जो है हमने अपने रेवेन्यू को स्टेट का लगातार बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देख के हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, वो ये ज़रूर समझते हैं कि उनके लिए कौन-सी सरकार और कौन-सा मुख्यमंत्री है जो काम कर रहा है। तो इन चीज़ों को मैं देखता हूँ डायरेक्ट सीधे तौर पे जो है ये चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं होता है। इसमें जो विचारधारा के लोग होते हैं, सब तरह के, तो डायरेक्ट है नहीं ये पार्टी सिंबल पे। मैं फिर भी ये समझता हूँ कि हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री की नीतियों को लोग ज़रूर गाँव में जो है सराहेंगे। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्षेत्र और एक बात कही थी कि व्यवस्थाएँ बदलने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार 20-25 सालों से 30 सालों से उसमें बदलाव की ज़रूरत थी। उसमें शिक्षा का क्षेत्र था या स्वास्थ्य का क्षेत्र था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएँ बल्कि साफ़ कर दी थी और उसको लेके उन्होंने नीतियाँ बनाई, लगातार 2-3 बजट दिए और उसमें अब ये चीज़ें ज़मीन पे लगातार दिख रही है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिनके 1700 कुछ करोड़ रुपए की जायका के ज़रिए हमने एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हम पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों तक अर्थव्यवस्था जो अपनी हेल्थ सुविधाएँ इनको मजबूत करने के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनों को लाने का जो कार्यक्रम बना है, उस दिशा में हमने पहली रोबोटिक मशीन अपने चमियाना मेडिकल कॉलेज में शिमला के अंदर स्थापित की। उसके बाद आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में और आज इसी कड़ी में जो है मंडी के नेरचौक कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी का आरंभ हो रहा है। तो ये अपने आप में एक ऐसी बड़ी सुविधाएँ हिमाचल प्रदेश में मिली है कि जो मुझे लगता है कि किसी भी राज्यों में राज्य सरकारों के सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध कहीं नहीं है। इससे जहाँ पर बड़े जल्दी जो है लोगों की सर्जरी होती है, पेनफुल नहीं है, रिकवरी बहुत जल्दी है और दुनिया के अंदर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है रोबोट, वो हमारे प्रदेश में लगे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी आप देखें पिछले दिनों कि किस प्रकार से एमआरआई मशीन जो आईजीएमसी में टेस्ला की 3D लगाई गई है, वो मैं समझता हूँ एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? इसका फ़ायदा ये है कि जो डॉक्टर्स, जो टीम काम कर रहे हैं, उनके पास जब अच्छी टेक्नोलॉजी की एडवांस मशीनें होंगी, तब वो उनका जो हमारा उपचार है, वो एकदम एडवांस होगा और सटीक होगा। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने लगातार और भी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का जो लक्ष्य लिया है, उसमें हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और शिक्षा क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं कि किस प्रकार हम सीबीएसई स्कूल की तरफ बढ़े हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की तरफ बढ़े हैं और जो हमारा पुराना ढांचा था शिक्षा का, उसमें हमने बड़ी तेज़ी से बहुत बड़े विस्तार के लिए और आधुनिक शिक्षा के लिए एक क्वालिटी शिक्षा की तरफ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन 3 सालों में बहुत बड़े फैसले लिए और उन कदम से स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश में वो दिखने लगे हैं। डिजास्टर एक्ट जो है वो सरकार ने बात